पारिवारिक और सामाजिक कहानियाँ लिखने में सिद्धहस्त शशि श्रीवास्तव जी की लिखी हुई कहानी आज सुनिए, बरगद। तो शुरू करते हैं कहानी बरगद। पस्त, पराजित, दिशाहारा सा वो गांव से लौट रहा था। क्यों बार बार महाभारत की पुनरावृत्ति होती है, सोचने लगा। उस महाभारत में तो अंततः पांडवों की जीत हुई थी, पर इसमें उसे लग रहा था जैसे भैया की शमशीर सी शातिर आंखें बंदूक की गोली सी बस के पीछे दौड़ती आ रही हैं। बस की रफ्तार में जरा भी गफलत हुई कि वे आकर उसकी पीठ में धंस जाएंगी। उम्र में दुगने और कद काठी में भी दो गुने भैया की धमकाती आंखों की दहशत जो 4 साल के नन्हे के मन में एक बार बैठी तो आज तक पीछा नहीं छोड़ा उसने। यादों की सुरंग में उतरा तो सीधे 30-32 साल पहले की गांव की उन गलियों में पहुंच गया। भैया की लाख अनिच्छा और ना नुकुर के बाद भी लतर पतर काया वाले कदम कदम पर गिर पड़ने वाले नन्हे की कलाई उनके हाथ में पकड़ा ही देती अम्मा। भैया कुछ देर सूखे झाखड़ सा घसीटते रहते उसे, पर जैसे ही मुक्त चौकड़ी भरते मृग छौनों से अपने साथियों को देख लेते, नन्हे रूपी बेड़ी से छुटकारा पाने की जुगत भिड़ाने लगते। पहले उनकी चाल तेज होती, गांव गली की रौनक में रमा नन्हे भी लंबे लंबे डग भरता उनकी अश्वगति से होड़ लेने लगता। तब वे उसके गाल पर चिकोटी काटते, कोई प्रतिक्रिया न होने पर एक एक जोर का चांटा मारते, फिर नीचे झुककर उसके चेहरे का मुआयना करते। क्या पिन्ना रो नहीं रहा, आए घर में सारा दिन तो पैं पैं। भैया जोर जोर से उसके रोने की नकल उतारते, फिर मारे गुस्से के एक जोर का मुक्का जड़ देते उसकी पीठ पर। इस औचक प्रहार से उसकी लतर पतर काया भूकंप का झटका खाई कमजोर इमारत से हिल जाती। हिलने के बीच ही एक झटके से भैया अपना हाथ छुड़ा लेते, वो जमीन सूंघ जाता और गाय के थन से जबरन हटा दिए गए भूखे बछड़े सा अम्मा अम्मा करता गांव की गलियां गुंजा देता नन्हे। जाने कहाँ से माँ प्रकट हो जाती और भैया की ओर आग्नेय नेत्रों से घूरती उसकी धूल झाड़ कर अपने सीने से लगा लेती। भैया की भस्मीभूत कर देने वाली दृष्टि नन्हे को धमकाती। कुछ देर अम्मा का पीछा करते भैया, फिर दबे पांव उल्टी चाल चलते। जब इतनी दूर निकल जाते कि उनके कदमों की आहट माँ को सुनाई ना पड़े, दौड़ते दौड़ते अपने साथियों के झुंड में शामिल हो जाते। अम्मा नन्हे को ले जाकर आंगन की झिंगोली चारपाई पर पटक देती और काम की चरखी का छूटा सिरा फिर हाथों से थाम लेती। कुछ देर रिरियाता रहता नन्हे, जब थक जाता तो सो जाता। अम्मा काम निपटा कर चारपाई की पाटी से लटकी उसकी गर्दन को संभाल कर उठाती और उसका मुंह धुलाकर चौके में पड़े पाटे पर बिठा देती। भैया जाने कैसे सूंघ लेते, सहमी सहमी निगाहों से अम्मा की ओर देखते, अपने गीले हाथ एक एक करके नन्हे की पीठ से पोंछते, साथ वाले पाटे पर जम जाते। अम्मा पहली रोटी पर दाल सब्जी या जो भी बना होता रखकर ज़मीन पर रखती, फिर एक एक थाली दोनों के सामने रखकर उसमें उनकी कटोरियाँ रख देती। उधर अम्मा रोटी सेकने लगती, इधर भैया अपने बाएं हाथ का पंजा नन्हे की कलाई पर कस दाएं हाथ से उसकी कटोरी से घी वाली परत अपनी कटोरी में डाल लेते। अम्मा फूली फूली रोटियां रख देती नन्हे की थाली में, भैया उस रोटी की ऊपरी परत भी नोच लेते। वो एक ओर अपनी कलाई पर से भैया के पंजे की लौह पकड़ तो दूसरी ओर उनकी आंखों में उसे अपने संग साथ से बर्खास्त कर देने की धमकी का डर उसकी वाक शक्ति छीन लेता। पर जब वे उसकी कटोरी की खीर की बढ़िया रबड़ी जैसी खाद्य पदार्थ चट कर जाते, उसकी सहने की सीमा का अतिक्रमण करती एक घुटी घुटी सी चीख उसके कंठ से फूटी पड़ती। पर अम्मा जब तक तवा से रोटी उतार कर कटोरदान में रखकर घूमती, भैया कटोरी में बचा अवशेष नन्हे के होंठों पर चुपड़ चुके होते। काहे रो रहा है पिन्न पिन्न? भैया अपनी गर्दन झुकाकर उसके चेहरे को देखते, फिर अम्मा की ओर देखकर कहते, और चाहिए तो बता काहे नहीं रहा है। भैया की हरकतों से तंग अम्मा अबोला ठाने नन्हे की कटोरी भरती, फिर भैया की, और गाल पर हाथ टिकाकर बैठ जाती। पिता जब गांव आते, नन्हे की लतर पतर काया और भैया की पढ़ाई से अरुचि देखकर उनके माथे पर चिंता की रेखाओं का जाल और घना हो जाता। नन्हे के दिल में पैदाइशी छेद था, इलाज कराया, वो काफ़ी हद तक ठीक भी हो गया, पर माँ और पिताजी का ज़्यादा ध्यान उसी की ओर रहता। उनकी अतिरिक्त चिंता भैया को नन्हे से और दूर ले गई। नन्हे का स्कूल में दाखिला हो गया, वो पढ़ाई में तेज निकला, जल्दी ही प्राइमरी परीक्षा पास कर ली। पिताजी ने उसे अपने स्कूल में दाखिल करवा लिया।
नन्हे पढ़ता रहा। पहले बीए फिर एमए के बाद प्रतियोगी परीक्षाएं पास की, पर साक्षात्कार की वैतरणी पार नहीं कर पाया। काश साक्षात्कार भी लिखित होता, मन ही मन सोचता रहता। भैया ने जब 10वीं पास करके नहीं दी, तब उनकी इच्छा पर गांव में आटा चक्की लगवा दी गई उन्हें। उनका ब्याह भी कर दिया पिताजी ने। नन्हे का चयन जब किसी भी शासकीय सेवा में नहीं हुआ, तब हार कर एक सार्वजनिक उपक्रम में क्लर्क लग गया वो। पिताजी ने रिटायर होने के पहले थोड़ी सी ज़मीन ले ली थी शहर में, उसी में एक कमरा बनवा लिया और नन्हे का ब्याह भी कर दिया। 15 वर्ष हो गए उसे नौकरी करते, पर उसे एक कमरे के अलावा उसकी सीमित आमदनी में एक ईंट रखवाने तक की गुंजाइश नहीं निकल पाई। अब बड़ी तनख्वाह के बाद भी तनख्वाह की निरंतर अनियमितता से आगे भी किसी तरह के भी निर्माण की सारी संभावनाएं खत्म ही हो गई हैं। बच्चे बड़े हो गए हैं, उन्हें पढ़ने के लिए किसी एकांत कोने की दरकार होने लगी है, पर इस एक कमरे में ये संभव नहीं हो पाता है किसी तरह से भी। उधर भैया हैं कि शहर में उसके मज़े करने की कल्पनाओं में मुब्तला हैं। सरकारी नौकरी को ऐसी नोटों की खेती समझते हैं कि उसमें सूखे का डर, न बाढ़ का खतरा, जब चाहे जितनी काट लो। बिल्डिंग मटेरियल की दिन पर दिन बढ़ती कीमतों से उसके पस्त हौसले को देखकर फिर माँ ने उसे जितनी जल्दी हो सके गांव के घर मकान में जितना भैया दें उतना हिस्सा ले लेने की बात कही। हमारे बाद भैया तुम्हें फूटी कौड़ी नहीं देंगे। माँ की बात उसके भी समझ में आ गई थी। कुछ ज़्यादा नहीं, पर इतना तो दे दे भैया कि वो बस एक कमरा बरामदा बनवा कर लेटरिन बाथरूम ठीक करवा ले। आसपास बने एक से एक आलीशान मकानों के बीच उसका एक कमरा व टीन की छत का किचन और बाथरूम वाला मकान उसे अगल बगल वालों से आंखें नहीं मिलाने देता। यही सोच उसकी हिम्मत की उंगली थामे उसे गांव खींच लाई। पर इसके पहले कि वो मुंह खोलता, भैया को समझाता कि कितनी तंगी और जिल्लत के बीच दिन काट रहा है वो। 3-4 महीने तनख्वाह नहीं मिलती, छटनी की तलवार ऊपर से लटकी है, किसी भी दिन वीआरएस देकर चलता कर दिया जाएगा। पर उसके मुंह खोलने से पहले भैया शुरू हो गए सदा की तरह। नन्हे के मज़े हैं, महीने के महीने तनख्वाह, ऊपरी आमदनी अलग से। यहाँ ससुर रात दिन खटे रहो, फिरो 4 पैसा हाथ नहीं आवत है कि आटा चक्की काहे बेच दी। जाने कैसे उसके मुंह से निकल गया कि भैया अगिया बैताल हो गए। तुम तो हुमन साहबी झाड़त हो कुर्सी पे बैठ के सारा दिन, और हमका चाहत हो 2 घड़ी बैठ के चैन से रोटी न खाएं। काका कर लें अकेले, घर खेत खलियान तो बटाई पर उठे हैं, अम्मा ने बताया था। उसने कहना चाहा, पर वो फिसड्डी विद्यार्थी सा भैया का मुंह देखता रहा और बंटवारे की बात तक नहीं चला पाया। फिर अम्मा ने कहा, जैसे भी कहा हो, पर अम्मा की जुबान से शब्द नहीं, आग की लपटें निकली, जिसकी आँच ने भैया समेत भाभी बच्चों के मन में उसके लिए बह रही किंचित स्नेह धारा को भी सुखा डाला। रिश्तों का सारा माधुर्य सूख गया। अनाहुत आगंतुक सा परायापन व अजनबियत पैर पसार कर बैठ गई थी घर में। तू क्यों चीज छूटा करता है, ये तो होना ही था ना एक दिन। रात के अंतिम प्रहर में नींद से वंचित आंखें लिए शून्य में ताकते उसे बैठे देखकर अम्मा ने उसे दिलासा दिया, थोड़ा बोलना सीख बेटा, तेरे मन में लाख ईमानदारी और अमृत भरा हो, पर लोग तो बोले गए शब्दों पर ही यकीन करते हैं। सवेरे सबके सामने सब कुछ ठीक से बताना कि तेरा भी आधा हक है इस सब में। चलो नाप तौल कर आधा ना सही, कुछ कम ही सही, पर तुझे भी तो मिलना चाहिए। अम्मा ने रट्टू तोते सा उसे पढ़ाया। अम्मा के शब्दों से आश्वस्त हो लेट कर सोने की कोशिश करने लगा। तो नन्हे अपना हिस्सा लेने आए हैं। कान के पर्दों पर वजनी हथौड़े से प्रहार करते भैया के शब्दों ने नींद को उसके पास तक नहीं पटकने दिया। सवेरा होते ही पूरे गांव में मास्टर दीनानाथ के घर में बंटवारा होने की खबर नगाड़े सी बजने लगी। गांव के बड़े बुजुर्ग और पंच आकर सहन में पड़ी चारपाइयों पर बैठने लगे। तमाशबीन ऊपर से अच्छा खासा मेला सा लग गया। बंटवारे का नाटक शुरू हो गया, पर अम्मा का समझाना काम नहीं आया। वाक कला में सदा का सिफर, वो भी उजबक सा, बाकी तमाशबीनों की तरह तमाशा देखता रहा। पंचों और गांवों के बुजुर्गों के सामने अपने घर की निर्धनता व दरिद्रता का सार्वजनिक प्रदर्शन चुपचाप देखता रहा। इतना भी नहीं कह सका कि इन जंग लगे टीन कनस्तरों, टूटी टांग की कुर्सियों, 2 टूटी चारपाइयों के अलावा घर में पीतल, कांसे और फूल के भारी भारी बर्तनों के अलावा माँ के जेवर भी हैं, जो चोरी के डर से भैया ने अपने लोहे की अलमारी में सहेज कर रख लिए हैं।
उसका परिवार रईस न सही पर गांव के खाते पीते परिवारों में गिना जाता था। जिस खेत को पिताजी ने बेचकर शहर में प्लॉट लिया था उसी के आधे पैसे से उनकी चक्की भी लगवाई गई थी। पर इस वक्त भैया की वही धमकाती घूरती निगाहें उसके चेहरे पर गड़ी हैं और वो दोनों ही कांप रहे हैं, नन्हे डर से और भैया क्रोध से। और अम्मा इस सार्वजनिक अपमान की पीड़ा से धरती माँ से उन्हें अपनी गोद में संभालने की कातर करुण प्रार्थना कर रही हों तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। उसके भीतर आक्रोश का ज्वालामुखी धधक रहा था। अपने अंतर की सारी शक्ति लगाकर वो चीख ही पड़ा था, आखिर मुझे इस कूड़ कबाड़ से कुछ भी नहीं लेना देना। मुझे तो केवल एक आध कमरा और हाँ मकान में हिस्सा चाहिए। अभी हो रहा है, सब्र करो सब्र। भैया एक एक शब्द चबा चबा कर बोले और उसे सरेआम खलनायक बना डाला। नाप जोक शुरू हो गई। इस सहन का आधा आधा बंटवारा कैसे होगा? इसके बीचों बीच तो ये बरगद का पेड़ है, वो भी इतना पुराना, इसे कैसे काटा जाएगा? साधु बाबा ने ऐतराज़ किया। अरे तो काटने में क्या मुश्किल है, हम काटेंगे। जो आफत विपदा आएगी आए, पर हम दुनिया को ये कहने का मौका नहीं देंगे कि छोटे भाई का हक मार लिया। भैया ने बरगद के तने पर मुष्टि प्रहार किया। तुम लोग बस आधे आधे का निशान लगा दो, बाकी हम सब कर लेंगे। भैया पंचों की ओर देखते हुए बोले। अरे काहे जिद करते हो? इतना पुराना बरगद का पेड़ काटने पर काहे तुले हो? कोई बीच का रास्ता निकाल लो ना। पहलवान बाबा ने हस्तक्षेप किया। नहीं चाचा, बंटवारा तो बराबर का होगा, बाद में कोई कुछ कहे ये हमें मंजूर नहीं। भैया अड़े थे। इस अड़ा अड़ी में सदानंद काका उसकी ओर बढ़ाए। अरे नन्हे, काहे बंटवारे के चक्कर में पड़े हो? मेल से रहो, दो भाई हो, फिर तुम्हारा तो शहर में मकान है, सरकारी नौकरी है, सुना है ऊपरी कमाई भी है। कहाँ तुम्हारे बाल बच्चा यहाँ गांव की धूल माटी फाँकने आवेंगे जो यहाँ मकान बनवाएगी सोच रहे हो? वहीं शहर में रहो, एक भाई शहर में एक गांव में, फिर आओ जाओ, ये घर भी तुम्हारे हैं, कोई रोक टोक थोड़ा ही है ना। वे उसके कंधे पर हाथ धरे उसे समझा रहे थे। उधर भैया बरगद काटने के अपने नाटक पर अब भी अड़े थे। वो सब समझ गया। भैया ने अपनी वाक कला से पंचों को विश्वास दिला दिया कि खेती में अब नन्हे का कोई हिस्सा नहीं बचा, क्योंकि पिता ने अपने जीते जी उसके हिस्से की ज़मीन बेचकर इसे शहर में मकान बनवा दिया था। रहा घर सो उसके बीच बरगद आ गया। पंच क्या करते? उसकी काल्पनिक संपन्नता से प्रभावित थे ही, सो गम खाने की सलाह देकर चलते बने। नन्हे भी ज़्यादा कुछ कहकर पंचों के सामने और बड़ा अमानुष नहीं बनना चाहता था, सो चुप रहना ही श्रेयस्कर लगा उसे। पंच चले गए और गांव वाले भी। तब भैया ने बंटवारे का अंतिम चरण पूरा किया। एक चीज़ तो रही गई बंटने से, वे बोले। दिलों के अलावा और क्या बटा है भैया जो एक चीज़ रह गई? उसने कहना चाहा पर कह नहीं पाया। अम्मा को 10 साल हमने रखा, अब तुम ले जाओ। भैया ने विस्फोटक शब्दों में अम्मा के हाथ में उनकी देहरी, उनके गांव से निर्वासन का परवाना थमा दिया। वो हैरत से माँ की ओर देखने लगा। पाँवों के नीचे से अचानक जमीन छिन जाने से अपमान, अवमानना और पीड़ा के भाव तो साफ साफ दिखाई पड़ ही रहे थे अम्मा के चेहरे पर। उनकी उम्र ने भी क्षणांश में ही वर्षों का सफ़र तय कर लिया था। उस दिन पहली बार घुटनों पर हाथ धरकर उठते देखा उन्हें। तनाव, घुटन व सन्नाटा तीनों ने मिलकर खुले खुले आंगन को एक सुरंग में तब्दील कर दिया था। कुछ देर और इस सुरंग में रहा तो उसकी सांसों का दम घुट जाएगा, सो सुरंग से निकलकर सड़क के किनारे बस का इंतज़ार करना ज़्यादा निरापद लगा उसे। सांझ का सुरमई रंग आसमान से उतरकर धरा पर भी फैल गया था। देह की परछाइयाँ कद से लंबी होने लगी थीं। ये इत्तेफाक था कि वो अम्मा की परछाई में ही खड़ा था। चलो, भैया ने ज़मीन जायदाद सब रखकर रिश्तों का तर्पण सही कर दिया और उसके नाम एक बरगदी छां तो कर दी। अम्मा का हाथ पकड़ बस में चढ़ता वो सोच रहा था। अभी आप सुन रहे थे शशि श्रीवास्तव जी की लिखी हुई एक बेहद मर्म स्पर्शी कहानी बरगद। आशा है कहानी आपको भी पसंद आई होगी। कल मिलेंगे फिर किसी नई कहानी के साथ। आपका समय शुभ हो।